असफलता कभी भी स्थायी नहीं होती। हार सिर्फ एक रुकावट है, अंत नहीं। ये एक सीख है, गिरकर उठने का पहला कदम। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो हार मानने की कगार पर होता है। एक परीक्षा में फेल हो जाना, कोई नौकरी छूट जाना या कोई सपना अधूरा रह जाना, ये सब ऐसी असफलताएं हैं जो हमें अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन याद रखो, असफलता कभी स्थायी नहीं होती। ये हमारे जीवन की राह में आने वाला एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हार को स्वीकार करना आसान है, लेकिन उससे लड़कर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। आज की कहानी है अर्जुन की, जो अपनी असफलता से इतना टूट चुका था कि उसने खुद को ही बेकार मान लिया था। लेकिन कैसे वही अर्जुन बाद में एक सफल इंसान बना, यही इस कहानी का मूल है। अर्जुन एक छोटे शहर का लड़का था, पढ़ाई में तेज, सपनों में बड़ा। उसका सपना था आईआईटी में दाखिला लेकर इंजीनियर बनना। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके कोचिंग में लगा दी। अर्जुन दिन रात पढ़ाई करता था। उसने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली और बस एक ही लक्ष्य रखा, आईआईटी। जब रिजल्ट आया, अर्जुन ने देखा वो फेल हो गया था। उसका स्कोर कट ऑफ से भी कम था। उसकी दुनिया ही जैसे खत्म हो गई। जो लड़का सबकी प्रेरणा था, वही अब सबकी सहानुभूति बन गया। लोग कहने लगे, शायद उससे नहीं हो पाएगा। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये तक कह दिया, इतना पढ़कर भी फेल हो गया, अब क्या करेगा। अर्जुन टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन रात वो बस यही सोचता रहा, मैं फेल हो गया, अब मैं क्या हूं। एक दिन उसके पिता ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर आकर बोले, बेटा, तुमने देखा एक पेड़ की डाली पर कितने पंछी बैठते हैं। अर्जुन चुप रहा। पिता बोले, अगर वो डाली टूट जाए तो पंछी नीचे नहीं गिरते, क्योंकि उन्हें अपनी उड़ान पर भरोसा होता है, डाली पर नहीं। बेटा, ये एक एग्जाम था, बस एक डाली। तू खुद एक उड़ान है। हार को इतना बड़ा मत बना कि वो तेरी पहचान बन जाए। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। पहली बार उसने महसूस किया कि हार स्थायी नहीं है। अगर मैं एक बार फेल हुआ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए फेल हूं। अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने अपने दोस्तों से मदद ली, पुराने नोट्स फिर से देखे, और इस बार उसने सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि कंसेप्ट को समझने पर ध्यान दिया। अब वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो सीख रहा था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। उसने अपने लिए एक शेड्यूल बनाया, और सबसे जरूरी बात, उसने खुद से कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगर मैं एक बार फेल हुआ हूं, तो दूसरी बार जीत कर दिखाऊंगा। अर्जुन ने अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार उसका नाम आईआईटी में टॉप 100 में आया। पूरा शहर हैरान था। वही लड़का जो पिछले साल फेल कहलाता था, आज रोल मॉडल बन गया था। लोग कहते थे, अर्जुन से सीखो कि हार के बाद कैसे वापसी की जाती है। जब उससे पूछा गया कि उसने ये कैसे किया, तो अर्जुन ने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने हार को आखिरी नहीं माना। मैंने जाना कि असफलता स्थायी नहीं होती। अगर आप दोबारा कोशिश करें, तो वही असफलता आपके लिए सीढ़ी बन सकती है। अर्जुन की कहानी हम सभी को एक बड़ा सबक देती है। कोई भी असफलता आपकी आखिरी पहचान नहीं होती। एक परीक्षा फेल होना जिंदगी में फेल नहीं होना। एक बार रिजेक्ट होना हमेशा के लिए रिजेक्ट नहीं होना। एक सपना टूटना जिंदगी का अंत नहीं। जब तक आप उठते हैं, लड़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, तब तक आप हारे नहीं हो। असफलता स्थायी नहीं होती। ये सिर्फ एक परिस्थिति है, ना कि भविष्य की गारंटी। अर्जुन की तरह अगर हम भी अपनी हार को स्वीकार कर उससे सीखने की कोशिश करें, तो हम भी बड़ी से बड़ी सफलता पा सकते हैं। याद रखिए, हार को अंत मत मानो, वो तो सिर्फ एक मोड़ है जीत की तरफ मुड़ने का। हर घटना एक उद्देश्य के साथ होती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा,
उसका कोई ना कोई गहरा उद्देश्य होता है जो हमें बाद में समझ में आता है। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है। इसमें हर मोड़, हर ठोकर और हर मुस्कान के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है, परंतु अक्सर हम उस उद्देश्य को तब तक नहीं समझ पाते जब तक समय उसका पर्दा नहीं उठाता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को खो देते हैं, हमें कोई बड़ा झटका लगता है और हम सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब जिंदगी आगे बढ़ती है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हुआ वो किसी अच्छे कारण से ही हुआ था। आज की कहानी एक ऐसे युवा विवेक की है जिसने अपनी मनचाही राह खो दी, लेकिन उसी खोए हुए रास्ते ने उसे उसकी असली पहचान दिला दी। विवेक एक बहुत ही प्रतिभाशाली और होशियार छात्र था। उसके माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। समाज भी यही मानता था कि जो लड़का 90% से ऊपर लाता है उसे मेडिकल ही करना चाहिए। विवेक ने भी वही सपना देखना शुरू कर दिया, डॉक्टर बनने का। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था। उसे बचपन से कहानियां लिखने और पेंटिंग का शौक था। उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी, लेकिन उसने कभी उस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी ने उसे एक भविष्य का डॉक्टर बना दिया था। वो दिन रात नीट, एनईटी की तैयारी में जुटा रहा, भले ही उसका मन उस ओर नहीं था। नीट का रिजल्ट आया और विवेक का सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी मेहनत का ऐसा नतीजा होगा। माता पिता भी निराश हो गए। रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों के कमेंट्स और समाज की ताने उसे अंदर से खा गए। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं काबिल नहीं हूं? क्या मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की? क्या अब मेरा कोई भविष्य नहीं? उसे लगने लगा कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। एक दिन निराश होकर वो शहर की लाइब्रेरी चला गया। वहां उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ पर्पस। उसने यूं ही उसे खोल लिया और एक लाइन पढ़ी, When things go wrong, don't go with them. Try to look why they went wrong. उसने जैसे उस दिन पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछा, क्या मैं सच में डॉक्टर बनना चाहता था? जवाब अंदर से आया, नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वो एक ऐसी राह पर चल रहा था जो शायद उसकी थी ही नहीं, और शायद इसलिए वो फेल हुआ। अब विवेक ने खुद को थोड़ा समय दिया। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें उसने कहानियां लिखी थी। उसने फिर से पेंट ब्रश उठाया और कैनवास पर कुछ रंग बिखेरे। वो भावनाएं जो वो किसी को कह नहीं पाया था अब चित्रों और शब्दों में बाहर आने लगी। वो दिन रात लिखने और चित्र बनाने में लग गया। उसने कुछ पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर डाला और देखते ही देखते लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया। एक दिन एक लोकल आर्ट गैलरी से उसे कॉल आया, क्या आप अपनी पेंटिंग्स हमारे शो में रखना चाहेंगे? विवेक हैरान था। जिस लड़के को दुनिया फेल मान रही थी, उसी के भीतर एक कलाकार सांस ले रहा था जिसे अब पहचान मिल रही थी। कुछ वर्षों बाद विवेक एक सफल आर्टिस्ट, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसकी पेंटिंग्स देश विदेश में प्रदर्शित होती थी। उसकी कहानियां लाखों लोगों को प्रेरित करती थी। जब भी कोई उससे पूछता, आपको इस राह पर चलने की प्रेरणा कहां से मिली? वो मुस्कुराकर कहता, जिस दिन मैं मेडिकल एग्जाम में फेल हुआ था, वही मेरी असली जिंदगी की शुरुआत थी। उस हार ने मुझे वो दिया जिसकी पहचान मुझे तब नहीं थी। अगर मैं पास हो जाता तो शायद कभी खुद को जान ही नहीं पाता। विवेक की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हर घटना का एक उद्देश्य होता है। हो सकता है आपको कोई नौकरी न मिले ताकि आप खुद का व्यवसाय शुरू करें। हो सकता है कोई रिश्ता टूट जाए ताकि आप आत्मनिर्भर बने। हो सकता है कोई सपना टूटे ताकि नया असली सपना जन्म ले। जीवन में जो कुछ भी होता है वो अनायास नहीं होता। हम हर बार नहीं समझ पाते कि कोई घटना क्यों घटी, लेकिन समय के साथ वो उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमारी योजना के खिलाफ हो, तो परेशान मत होइए।
हो सकता है वो ईश्वर की योजना हो, जो आपकी कल्पना से भी बेहतर हो। अक्सर हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन जीवन की गहराई समझने के लिए समय देना पड़ता है। विवेक ने जब अपने अंदर झांका तो पाया कि उसकी असली शक्ति तो कहीं और थी। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसे आपने नुकसान समझा हो सकता है वो आपका जीवन मोड़ने वाला क्षण रहा हो। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपकी योजना को बदल दे तो घबराइए नहीं। शायद वो आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचा रही हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिर्फ हमें उस अच्छे को पहचानने का धैर्य और दृष्टि चाहिए। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती है। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। जैसे अग्नि में तपकर ही सोना खरा बनता है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें हमारे भीतर छुपी ताकत को उजागर करती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, न कोई उम्मीद, न कोई सहारा। लेकिन अगर उस अंधेरे में भी हम डटे रहें तो वही अंधेरा हमें जीवन की सबसे बड़ी रोशनी तक पहुंचा सकता है। क्योंकि कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती है। ये हमें हमारी सहन शक्ति, आत्मबल और असली व्यक्तित्व से मिलवाती है। आज की कहानी है एक छोटे गांव के साधारण लड़के सुशील की, जो अपनी गरीबी, असफलताओं और विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए एक ऐसा मुकाम हासिल करता है जहां से वो हजारों लोगों की प्रेरणा बन जाता है। सुशील का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव में एक मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थी। घर में एक पुराना रेडियो ही एकमात्र लग्जरी था। पढ़ाई के लिए स्कूल जाना भी किसी त्योहार जैसा ही होता था, क्योंकि कभी जूते नहीं होते, कभी फीस भरने के पैसे नहीं। लेकिन सुशील के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पूरा गांव मुझे जानेगा। लोग हंसते थे, पर उसकी आंखों में एक सच्ची चमक थी। 10वीं बोर्ड के बाद सुशील ने इंटरमीडिएट में साइंस लिया। उसका सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। पुराने किताबों से पढ़ता, लाइब्रेरी में घंटों बिताता, लेकिन 12वीं में उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। उसके मार्क्स इतने कम थे कि अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलना मुश्किल था। समाज ने ठप्पा लगा दिया, ये लड़का अब बस मजदूरी ही करेगा। सुशील को गहरा आघात लगा। उसे लगा जैसे सपनों को किसी ने कुचल दिया हो। लेकिन उसकी मां ने एक बात कही जो उसके जीवन की दिशा बदल गई। मुसीबतें जीतने वालों पर ही आती है। हार मान लेना सबसे आसान होता है, पर कोशिश करते रहना वही तो हिम्मत है। सुशील ने हार नहीं मानी। उसने फैसला लिया कि वो खुद पैसों का इंतजाम करेगा और फिर कॉलेज में दाखिला लेगा। दिन में वो ईंट गारा ढोने का काम करता, रात को ट्यूशन पढ़ाता और देर रात पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि शरीर साथ नहीं देता, भूख लगती पर पेट खाली रहता, नींद आती पर आंखें जागती रहती। पर सुशील ने एक बात सीखी, जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा विकास। लगातार 2 साल की मेहनत के बाद उसने एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन सफर अभी भी आसान नहीं था। कॉलेज की फीस के लिए उसने कैंटीन में बर्तन धोने और कंप्यूटर लैब में असिस्टेंट की नौकरी कर ली। क्लास के बाद वो कैंपस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। जहां बाकी छात्र पार्टी करते थे, सुशील खाली वक्त में गाइड पढ़ता और कोडिंग सीखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। चौथे साल में उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिली और फिर वहीं से उसे फुल टाइम जॉब का ऑफर भी मिला। जिस दिन सुशील को जॉब मिला, उसने सबसे पहले अपने मां बाप के पैर छुए और कहा, ये सिर्फ नौकरी नहीं मां, ये मेरी हर रात की भूख, हर दिन की तपस्या और हर आंसू की कीमत है। कुछ वर्षों बाद सुशील एक सफल इंजीनियर और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसने गांव में एक निशुल्क कोचिंग संस्थान खोला, जहां वो उन बच्चों को पढ़ाता था जिनके पास संसाधन नहीं थे लेकिन सपने थे। वो हर मंच पर एक ही बात कहता, मुझसे मत पूछो मैं कितना सफल हूं, मुझसे पूछो मैंने कितनी बार हार कर भी हार नहीं मानी।
जो लोग कठिनाइयों से डरते हैं वे खुद से कभी नहीं मिल पाते। सुशील की कहानी बताती है कि कठिनाइयां हमारे भीतर की ताकत को बाहर लाने का माध्यम होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यकीन मानिए आपके पास खुद को बनाने का हर अवसर है। अगर हालात मुश्किल हैं तो समझिए कि यही समय है जब आप खुद को गढ़ सकते हैं। सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। इंसान को बड़ा बनने के लिए मुसीबतों की ठोकरें खानी पड़ती है। कभी भी किसी कठिन परिस्थिति को अपना अंत न समझो, वो सिर्फ एक अगला स्तर शुरू करने का संकेत है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, हिम्मती बनाती है और सबसे जरूरी हमारा असली चेहरा दिखाती है। वे हमें सिखाती है कि हम अकेले भी खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मुसीबतें आई क्योंकि मैं संभाल सकता था, गिरा क्योंकि उड़ना सीखना था, अंधेरा हुआ क्योंकि उजाला बनने की बारी थी। जिंदगी आसान हो तो इंसान आराम में खो जाता है, लेकिन जब जिंदगी कठिन हो वहीं से उसका असली निर्माण शुरू होता है। हार असल में एक सीख होती है। हर हार, हर ठोकर हमें गिराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए आती है। हार हमें बताती है कि कहां कमी रह गई और अगली बार कैसे बेहतर करना है। जीवन में जीत सबको चाहिए, पर बहुत कम लोग होते हैं जो हार को भी गले लगाते हैं, क्योंकि हार हमें हमारी कमजोरियों का आईना दिखाती है, हमारे अंदर की सच्चाई से मिलवाती है। अक्सर लोग हार के बाद टूट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार से सीखकर फिर से खड़ा होता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आज की ये कहानी है अर्जुन नाम के एक युवा धावक की, जो बार बार हारता रहा, लेकिन हर बार कुछ सीखकर आखिरकार उसने वो हासिल किया जो कभी उसकी सोच से भी परे था। अर्जुन एक छोटे शहर में रहने वाला एक गरीब लड़का था। उसे दौड़ने का बहुत शौक था। जब बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे, अर्जुन नंगे पांव गांव की पगडंडियों पर दौड़ता था। उसके पास न अच्छे जूते थे, न स्पोर्ट्स ट्रेनर, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, भारत के लिए मैराथन दौड़ना। स्कूल में उसकी स्पीड देखकर उसके स्पोर्ट्स टीचर ने उसे जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। अर्जुन ने दिन रात एक कर दी। बिना किसी सुविधा के वो खेतों में दौड़ता, ट्रैक के बिना टाइमिंग सुधारता। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन आत्मविश्वास से भरा हुआ था, पर जैसे ही दौड़ शुरू हुई उसका पैर गड्ढे में पड़ गया और वो गिर पड़ा। बाकी प्रतिभागी आगे निकल गए। अर्जुन ने पूरी ताकत से दौड़ खत्म तो की, लेकिन अंतिम स्थान पर आया। पूरा गांव चुप था। लोग कह रहे थे, इससे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना किसी शहर के लड़के के लिए होता है। अर्जुन ने घर लौटकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो टूट चुका था, लेकिन उसकी मां ने आकर सिर्फ एक बात कही, गिरा है तो क्या हुआ, आज तुझमें गिरकर उठने की ताकत आ गई। अगली बार यही ताकत तुझे विजेता बनाएगी। अर्जुन ने पिछली हार से 3 चीजें सीखी। शरीर की ताकत के साथ तकनीक भी जरूरी है। भाग्य से ज्यादा असर सही तैयारी का होता है। हार का मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए, ये तो बस एक पड़ाव है। अब अर्जुन ने गांव के पास के शहर में जाकर कोचिंग लेनी शुरू की। वहां उसे असली रेस ट्रैक देखने का मौका मिला। वो छोटे मोटे काम करके फीस भरता और बाकी समय प्रैक्टिस करता। 2 साल बाद वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंचा। इस बार उसने जमकर तैयारी की थी। दौड़ में वो काफी आगे था, पर अंतिम चक्कर में थकावट के कारण उसकी स्पीड गिर गई और वो चौथे स्थान पर रहा, जो कि पदक सूची में नहीं आता। इस बार अर्जुन रोया नहीं। उसने खुद से कहा, अब मैंने स्टैमिना की कीमत समझी। मैं दौड़ तो सकता हूं, पर तब तक नहीं जीत सकता जब तक आखिरी मीटर तक जान न लगा दूं। अब अर्जुन ने ट्रेनिंग का तरीका बदला। वो एंड्योरेंस बढ़ाने पर ध्यान देने लगा। सुबह 4 बजे उठता, ठंड में भी दौड़ता, अपनी डाइट सुधारता। वो हर दौड़ की वीडियो देखता, ये समझने के लिए कि चैंपियंस की क्या रणनीति होती है। वो हार को अपनी कमजोरी नहीं, मार्गदर्शक मान चुका था। अर्जुन अब सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो अपने भीतर एक विजेता को गढ़ रहा था। 3 साल की मेहनत के बाद
अर्जुन को नेशनल मैराथन ट्रायल के लिए चुना गया। ये वही ट्रायल था जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता था। दौड़ से एक रात पहले उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसने पहले की हर हार, हर सीख लिख रखी थी। वो हर सबक दोहराता गया। गिरोगे तो खुद को उठाना, हार मिले तो गिनना सीख क्या मिला। दौड़ जितनी लंबी होगी, जीत उतनी खास होगी। और फिर दौड़ शुरू हुई। 40 किलोमीटर की दौड़ थी। कई बार उसका शरीर जवाब देने लगा, पर हर बार उसने खुद को याद दिलाया, तू अब वही अर्जुन नहीं है जो हार कर बैठ जाए। तू अब वो है जो हार को जीत में बदलना जानता है। अर्जुन ने दौड़ दूसरे स्थान पर पूरी की और भारतीय दल के लिए चयनित हुआ। आज अर्जुन भारत का एक प्रतिष्ठित मैराथन धावक है। वो स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाता है कि हार के बिना जीत अधूरी है। वो कहता है, मेरी सबसे बड़ी जीत वो नहीं थी जब मैं चुना गया, बल्कि वो थी जब मैंने पहली हार के बाद फिर से जूते पहनकर दौड़ शुरू की। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हार होना कोई अपराध नहीं है। हार वो आईना है जो हमें सच्ची स्थिति दिखाता है। जब तक आप हार से डरेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। जो इंसान हार को गुरु बना लेता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। हर हार एक सबक है, एक अगला स्तर पाने का रास्ता। फर्क बस इतना है कि कोई हार से घबरा जाता है और कोई सीख कर आगे बढ़ जाता है। हार सिर्फ एक रुकावट नहीं है, वो हमारी जीत की तैयारी है। हर हार में छुपी होती है एक सीख जो आपको न केवल विजेता बनाती है, बल्कि मजबूत इंसान भी। जो झुकता है वही बड़ा बनता है। अहंकार से कोई ऊपर नहीं उठता, पर विनम्रता से इंसान आसमान को छू सकता है। जो झुकना जानता है वही सीखता है, बढ़ता है और दूसरों के दिलों में जगह बनाता है। झुकना अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है। लोग सोचते हैं कि जो झुक गया वो हार गया, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। झुकना एक बुद्धिमत्ता और आत्मबल की निशानी है। जिस तरह फलों से लदा पेड़ हमेशा झुका होता है, उसी तरह महान इंसान भी विनम्रता से झुके होते हैं। अहंकार इंसान को ऊपर नहीं, अकेला करता है। आज की कहानी है विनय शर्मा की, एक होनहार लेकिन घमंडी छात्र की, जो सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि झुकने की कला सीखकर असल में बड़ा बन पाया। विनय दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। क्लास में टॉप करता, हर प्रतियोगिता जीतता। टीचर भी उसकी तारीफ करते। लेकिन धीरे धीरे विनय में एक बदलाव आने लगा। उसे लगने लगा कि वो सबसे बेहतर है। वो किसी की बात नहीं सुनता, टीम वर्क में हिस्सा नहीं लेता और हर जगह खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करता। एक बार जब स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट आया तो उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग कुछ मत करना, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। वैसे भी तुम लोग मेरी लेवल के नहीं हो। पर यह प्रोजेक्ट व्यक्तिगत नहीं था। जजेज ने टीम वर्क को सबसे ज्यादा महत्व दिया। परिणाम स्वरूप विनय का प्रोजेक्ट अंतिम स्थान पर आया। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे हार गया। इस हार के बाद विनय ने अपने टीममेट्स को दोषी ठहराया। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कभी कभी हार का कारण खुद के अंदर भी हो सकता है। उसके क्लास टीचर मिस्टर जोशी ने उसे एक दिन बुलाकर कहा, विनय, तू तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर तेरे अंदर एक चीज की कमी है, विनम्रता। तू हर समय सिर ऊंचा रखता है, पर जिंदगी में ऊंचाई पर वही टिकते हैं जो समय आने पर झुकना जानते हैं। विनय ने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये शब्द उसके ज़हन में कहीं गूंजते रहे। कॉलेज में एडमिशन के बाद विनय ने डिबेट क्लब ज्वाइन किया। वो अच्छा वक्ता था, इसलिए जल्द ही उसे इंटर कॉलेज डिबेट के लिए चुना गया। लेकिन वहां उसका सामना हुआ सारथी मिश्रा से, एक विनम्र लेकिन धारदार बोलने वाले प्रतियोगी से। सारथी ने बहस में तर्कों के साथ साथ विनम्र भाषा का प्रयोग किया। जब विनय ने कटाक्ष किया तो सारथी मुस्कुराकर बोला, मैं आपकी राय से असहमत हूं, पर आपकी सोच का सम्मान करता हूं। यह विनय को चुभा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बिना ऊंची आवाज किए भी कोई जीत सकता है।
डिबेट का नतीजा आया। विनय दूसरे स्थान पर रहा और सारथी ने ट्रॉफी जीत ली। इस बार विनय को अहंकार नहीं आया। वो स्टेज से उतरा और सारथी के पास गया। पहली बार विनय ने खुद झुककर हाथ मिलाया और कहा, तुमने मुझे एक नई चीज सिखाई है। जितना जरूरी बोलना है उससे ज्यादा जरूरी है कैसे बोलना। सारथी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, झुकना कोई कमजोरी नहीं, ये दूसरों से जुड़ने की ताकत है। जो झुकता है वो सीखता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। यहीं से विनय के जीवन में असली बदलाव शुरू हुआ। विनय अब भी मेहनती था, लेकिन अब उसकी बातों में नम्रता थी। वो जूनियर्स की मदद करता, सहपाठियों की राय सुनता और आलोचना को सीख की तरह लेता। धीरे धीरे वो सिर्फ एक होशियार छात्र नहीं, बल्कि एक पसंदीदा इंसान भी बन गया। उसके दोस्त बढ़ने लगे, शिक्षक उसे मार्गदर्शक मानने लगे। जब कॉलेज का स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, विनय ने हिस्सा लिया। उसके सामने 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो लोकप्रिय थे, मजाकिया थे और लोगों से घुल मिल चुके थे। लेकिन विनय ने भाषण में सिर्फ एक बात कही, मैं आप सबका नेता नहीं बनना चाहता, मैं आपका साथी बनना चाहता हूं। अगर मुझसे कभी कोई बात बुरी लगी हो तो आज मैं झुककर माफी मांगता हूं। मैंने सीखा है, जो झुकता है वही बड़ा बनता है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। विनय बिना प्रचार के चुनाव जीत गया। कॉलेज खत्म होने के बाद विनय ने एक एनजीओ शुरू किया, शब्द से संवाद, जहां वो युवाओं को कम्युनिकेशन, नेतृत्व और विनम्रता की ट्रेनिंग देता था। उसने हजारों युवाओं को सिखाया कि बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना और जीतने से ज्यादा जरूरी है सबको साथ लेकर चलना। आज वो एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल लीडर है, पर वो हर भाषण में अपनी शुरुआत एक ही वाक्य से करता है, मैं विनय हूं। वो इंसान जो पहले घमंडी था, पर जिसने झुककर जीना सीखा और तब जाकर असली ऊंचाई देखी। विनय की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार सीमित करता है, विनम्रता विस्तृत करती है। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के दिलों में ऊंचा स्थान पाता है। सच्ची समझदारी वही है जो दूसरों को सुन सके, उनसे सीख सके और खुद को सुधार सके। झुकने का मतलब हार नहीं है, ये अपने भीतर की ताकत को समझने का प्रमाण है। जिसे झुकना आता है वो रिश्ते बनाता है, जिसे झुकना आता है वो सीखता है, और जो सीखता है वही समय आने पर सबसे ऊंचा उठता है। हर चीज का वक्त होता है, धैर्य रखो। फल तभी मीठा होता है जब वो पकता है, और सफलता भी तभी मिलती है जब समय पूरा हो। जल्दबाजी में अक्सर हम हार जाते हैं, जबकि धैर्य से चलने वाले अंत में जीतते हैं। जिंदगी में हर कोई कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि बड़ी चीजों को समय लगता है। हम सोशल मीडिया, शोहरत या दूसरों की सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कब हमारा समय आएगा। लेकिन ये जीवन एक खेत की तरह है, बीज बोते ही फल नहीं आते। पहले उन्हें सींचना पड़ता है, धूप बारिश सहनी पड़ती है, और फिर समय आने पर ही फल मिलता है। इसी सत्य को समझने के लिए आइए मिलते हैं रवि यादव से, एक युवा संगीतकार जिसने धैर्य के साथ अपने सपनों को साकार किया। रवि एक छोटे शहर उज्जैन का रहने वाला था। उसकी दुनिया थी संगीत। बचपन से ही वो हर चीज में धुन ढूंढता, लय पकड़ता और अपने पिता की पुरानी बांसुरी से सुर निकालता। कॉलेज खत्म होते ही वो मुंबई आ गया, सपनों के शहर में। उसे भरोसा था कि उसका टैलेंट ही उसका पासपोर्ट बनेगा कामयाबी तक। रवि ने YouTube चैनल शुरू किया, कई म्यूजिक कंपोजिशन अपलोड किए, लेकिन हफ्तों महीनों तक कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। शुरुआत में उसे लगता था कि जल्द ही कोई वीडियो वायरल होगा और उसका जीवन बदल जाएगा, पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। 6 महीने बीत गए। रवि एक छोटे कमरे में रहता, दिन भर ऑडिशन के चक्कर लगाता और रात में रिकॉर्ड करता, लेकिन उसके चैनल के सब्सक्राइबर 500 से ऊपर नहीं जा पाए।
धीरे धीरे रवि में निराशा आने लगी। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। लोग तो इंस्टाग्राम रील्स पर डांस करके फेमस हो जाते हैं और मैं महीनों से कुछ नहीं कर पा रहा। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, रवि, तू आम नहीं है। तू वक्त से पहले फल मांग रहा है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। तू चलता रह, वक्त आएगा। रवि ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। 1 साल बीत गया। अब रवि बस रूटीन में काम करता, कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, संगीत से प्यार। वो अब भी रिकॉर्ड करता, अपलोड करता और अगले दिन फिर से नया काम शुरू करता। और फिर एक रात जब वो थकाहारा चैनल का एनालिटिक्स देख रहा था, उसे एक नोटिफिकेशन मिला, आपके वीडियो सोल ऑफ द स्ट्रीट्स को 2 लाख व्यूज मिले हैं। वो चौंक गया। वो वीडियो उसने 8 महीने पहले बनाया था, तब जब किसी ने देखा भी नहीं था। लेकिन अब किसी बड़े म्यूजिक क्रिएटर ने उसे शेयर कर दिया था और अचानक लोग उसके चैनल पर टूट पड़े। उसी हफ्ते उसे एक कॉल आया, एक वेब सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर बनाने के लिए। रवि को अब समझ आया कि जो मैंने किया वो कभी व्यर्थ नहीं गया, बस सही वक्त का इंतजार था। इसके बाद रवि को लगातार प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अब वो नाम बना चुका था, लेकिन एक ऐसा नाम जो एकदम से नहीं उभरा था, बल्कि सब्र और लगन की ईंटों से बना था। आज रवि एक सफल संगीतकार है। उसकी टीम है, स्टूडियो है, फैन फॉलोइंग है। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि सफलता कैसे मिली, तो वो यही जवाब देता, हर चीज का वक्त होता है। मैंने भी कई बार हार मानने की सोची थी, लेकिन अगर मैं रुक जाता तो आज यहां नहीं होता। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है, धैर्य हार नहीं है, वो तैयारी का समय होता है। सब कुछ तुरंत चाहिए। ये मानसिकता हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। कई बार आपकी मेहनत का रिजल्ट उसी समय नहीं दिखता, लेकिन वो कहीं ना कहीं गूंजता रहता है और जब वक्त आता है तब वो लहर बनकर लौटता है। इसलिए जब भी आप थक जाएं, जब लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, तो याद रखना, हर पौधे का अपना मौसम होता है। तो बस पानी देना बंद मत कर। सच्ची सफलता उनके हिस्से आती है जो इंतजार करना जानते हैं, जो बिना शोर किए अपना काम करते हैं और भरोसा रखते हैं कि जब वक्त आएगा तो पूरी कायनात उनका साथ देगी। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो समय के साथ नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा। परिवर्तन को स्वीकार करने वाला ही आगे बढ़ेगा, जीवन में निखरेगा और नए अवसरों को पा सकेगा। मनुष्य स्वभावतः स्थिरता चाहता है। हम जिस चीज के आदी हो जाते हैं उससे अलग होना हमें डराता है, लेकिन जीवन का असली नियम स्थिरता नहीं, परिवर्तन है। जो समय के साथ बदलना नहीं सीखता वो समय से पीछे छूट जाता है। वहीं जो परिवर्तन को अपनाता है वो हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। आज की कहानी है अनुज वर्मा की, एक सरकारी स्कूल के शिक्षक जो तकनीक और जीवन में आए अचानक बदलाव से डरते थे, लेकिन फिर उन्हीं बदलावों को अपनाकर खुद को भी बदला और दूसरों की जिंदगी भी। अनुज 45 वर्षीय स्कूल टीचर थे। 20 वर्षों से वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में गणित पढ़ा रहे थे। उनका दिन तय था, सुबह स्कूल, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर सवाल समझाना, फिर घर और शाम को अखबार पढ़ना। उन्हें तकनीक से कोई लगाव नहीं था। कंप्यूटर उन्हें जटिल लगता, मोबाइल पर बस कॉल करना आता था और स्मार्टफोन को फालतू चीज मानते थे। स्कूल में जब ऑनलाइन पोर्टल लाया गया तो अनुज ने कहा, हमारे समय में बिना मोबाइल के भी लोग पढ़ते थे। ये सब दिखावा है। उनका विश्वास था कि बदलाव की जरूरत सिर्फ युवा पीढ़ी को है, उन्हें नहीं। 2020 में देश भर में महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया। स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की। अब शिक्षकों को घर से ही ऑनलाइन पढ़ाना था। स्कूल प्रशासन ने आदेश जारी किया, सभी शिक्षक जूम या गूगल मीट के जरिए कक्षा लेंगे। कंटेंट पीपीटी के रूप में भेजें और व्हाट्सएप पर होमवर्क दें। अनुज हतप्रभ थे।
उन्हें न जूम आता था न पीपीटी बनाना। उन्होंने हेडमास्टर से कहा, सर, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। पर जवाब मिला, अनुज जी, बदलाव जरूरी है। या तो आप सीखें या फिर रिटायरमेंट पर विचार करें। यह सुनकर अनुज को गहरा धक्का लगा। उनकी स्थिर दुनिया हिल चुकी थी। अनुज के बेटे ने उन्हें समझाया, पापा, आप एक बेहतरीन टीचर हैं, आपको बस तरीका बदलना है, पढ़ाना तो वही है, मैं आपको सिखाता हूं। पर अनुज झल्ला उठे, तुम क्या समझोगे? मेरे जमाने में बिना तकनीक के भी बच्चे टॉपर बनते थे। लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन और खुद को पीछे छूटता देखने का एहसास उन्हें भीतर से तोड़ने लगा। एक दिन उन्होंने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, उनके जूनियर शिक्षक आनंद ऑनलाइन क्लास लेकर बच्चों से बात कर रहे थे। बच्चों ने थैंक यू सर के साथ वीडियो भी भेजे। अनुज को पहली बार लगा, बदलाव से डरकर वो अपने छात्रों से दूर हो रहे हैं। उसी रात उन्होंने बेटे से कहा, मुझे जूम चलाना सिखा दो, शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी बदलूं। अब अनुज ने नई जिद पकड़ ली थी। उन्होंने हर दिन 1 से 2 घंटे मोबाइल पर अभ्यास किया। पहले जूम चलाना सीखा, फिर गूगल स्लाइड्स बनाना, व्हाट्सएप ग्रुप में फाइल भेजना। शुरुआत में कई बार गलती हुई, बच्चों के सामने स्क्रीन शेयर करना भूल गए, आवाज नहीं आई, क्लास बीच में कट गई। पर उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनुज की ऑनलाइन क्लास लोकप्रिय होने लगी। वो बच्चों से सवाल पूछते, छोटे छोटे खेलों के जरिए गणित सिखाते और बच्चों के माता पिता से फीडबैक लेते। उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। लेकिन अब वो पुराने अनुज नहीं थे। अब वो बदलाव से डरते नहीं, उसे गले लगाते थे। 6 महीने बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के लिए स्कूल के डिजिटल रिकॉर्ड देखे। अनुज का कंटेंट देखकर उन्होंने स्कूल को बधाई दी और अनुज को बेस्ट डिजिटल एजुकेटर का अवार्ड दिया। अनुज भावुक हो गए। उन्होंने मन से जो शब्द कहे वो हर किसी को छू गए। मैं सोचता था कि बदलाव युवाओं का काम है, पर अब समझ आया, बदलाव तो जीवन का नियम है। अगर मैं 45 की उम्र में सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है। फर्क बस सोच का है। अनुज की कहानी हमें ये सिखाती है, परिवर्तन से भागना आसान है, पर उसे अपनाना जरूरी है। उम्र, अनुभव या स्थिति कुछ भी आपको सीखने से रोक नहीं सकती जब तक आप खुद ना रुके। हर बदलाव में एक अवसर छिपा होता है, अपने भीतर के नए रूप को पहचानने का। बदलाव हमें असहज जरूर करता है, लेकिन वही असहजता हमें मजबूत और विकसित बनाती है। जो पानी बहता है वही साफ रहता है, और जो इंसान बदलता है वही जीवन में नई ऊंचाई पर पहुंचता है। बदलाव कोई खतरा नहीं, वो जिंदगी का संकेत है कि अब कुछ नया सीखने का समय है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी की कहानी अलग होती है। पेड़ कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते, फिर भी सब खिलते हैं। हर व्यक्ति का सफर अलग है, मंजिलें अलग हैं और समय भी। किसी और के ग्राफ को देखकर अपनी सफलता को मत मापो। आज का युग तुलना का युग बन चुका है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हमें लगता है कि सब आगे निकल चुके हैं। कोई विदेश घूम रहा है, कोई स्टार्टअप खोल रहा है, कोई आईएएस बन चुका है। तभी हमारे मन में सवाल उठता है, मैं क्या कर रही रहा हूं? यही सवाल धीरे धीरे आत्मविश्वास को तोड़ता है और हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और लक्ष्य अलग हैं, तभी हम अपनी असली उड़ान भरते हैं। आज की कहानी है कविता शर्मा की, एक लड़की जो दूसरों से तुलना करते हुए खुद को खो बैठी थी, लेकिन फिर खुद को दोबारा पाया। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो पढ़ाई में औसत थी, लेकिन किताबों से बहुत प्यार करती थी। उसकी लेखनी में भावनाएं बहती थी। वो कविताएं लिखती थी, डायरी में कहानियां रचती थी। कॉलेज के दिनों में उसका सपना था, एक दिन वो लेखिका बनेगी, उसका नाम होगा, किताबें बिकेंगी। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, आसपास के सभी लोग
अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। उसकी सहेली प्रियंका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्ट हो गई, सोनाली बैंक में नौकरी लगवा बैठी और उसका क्लासमेट रवि, जो कभी कविता से पढ़ाई में पीछे था, यूपीएससी की तैयारी में दिल्ली चला गया। कविता रोज सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखती, नई गाड़ी, ऑफिस की सेल्फी, आईएएस कोचिंग के नोट्स और फिर अपनी खाली डायरी देखती। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मम्मी, सब लोग कुछ ना कुछ बन रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पीछे रह गई हूं। अब कविता ने लिखना लगभग बंद कर दिया। उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। वो सोचती, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो लिखते हैं, मैं क्या नया करूंगी। उसने एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली, एक प्राइवेट स्कूल में असिस्टेंट टीचर की। काम अच्छा था, मगर दिल नहीं लगता था। दिन भर मोबाइल पर दूसरों की पोस्ट देखती और रात को खुद से नफरत करती। धीरे धीरे कविता अंदर से टूटने लगी थी। एक दिन स्कूल में एक वर्कशॉप के दौरान काउंसलर ने सबको एक लाइन बोलने को कहा, मैं खुद से क्या कहना चाहती हूं। कविता की बारी आई, वो रो पड़ी और बोली, मैं खुद को माफ करना चाहती हूं, क्योंकि मैं खुद को दूसरों से तौलती रही और खुद को खो बैठी। वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उस दिन कविता ने घर आकर फिर से अपनी डायरी खोली। पहली बार उसने लिखा, अब मैं सिर्फ खुद से ही मुकाबला करूंगी। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, बिना किसी को बताए। हर हफ्ते एक कविता पोस्ट करती। पहले महीने सिर्फ 3 व्यूज आए, उसमें से 2 उसकी खुद की थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वो तुलना नहीं कर रही थी, सिर्फ साझा कर रही थी। धीरे धीरे उसके पाठक बढ़ने लगे। उसने अपनी कविताओं को एक ईबुक में संजोया और खुद पब्लिश किया। किसी बड़े रिव्यूअर ने उसकी किताब पढ़कर ट्वीट कर दिया और कविता का नाम फैल गया। अब कविता छोटे छोटे मंचों पर बुलाई जाने लगी। वो वर्कशॉप्स लेने लगी, स्कूलों में बच्चियों को मोटिवेट करने लगी कि तुलना जहर है और खुद पर भरोसा अमृत। एक बार जब उसने अपने पुराने स्कूल में एक सेमिनार में यही कहानी सुनाई, तो एक बच्ची ने उठकर कहा, दीदी, आपकी कहानी मेरी जैसी है। आपने जो किया वो मैं भी करना चाहती हूं। कविता मुस्कुराई और कहा, तुम्हें बस खुद से प्यार करना है, बाकी सब धीरे धीरे आएगा। अब कविता खुद को ना तो पीछे मानती थी, ना आगे। वो बस खुद के साथ चल रही थी। कविता की कहानी हमें ये सिखाती है, तुलना आपको खुद से दूर कर देती है। आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और हमेशा कम महसूस करते हैं। हर किसी का समय अलग होता है। किसी का सूरज 25 की उम्र में उगता है तो किसी का 40 में। सोशल मीडिया दिखाता है केवल परिणाम, मेहनत नहीं। तुलना करने से पहले उनकी यात्रा देखिए। आपकी पहचान आपके सपनों में है, न कि किसी की सफलता में। कुछ प्रेरक पंक्तियां इस प्रकार है, तुलना वही करता है जो खुद की कीमत नहीं जानता। हर फूल का अपना मौसम होता है, तू बस खिलने का इंतजार कर। जो खुद से आगे निकलता है वही असली विजेता होता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में अगर आपको शांति चाहिए तो तुलना की दौड़ से बाहर आना होगा। खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद से प्यार करूंगी, अपनी यात्रा को अपनाऊंगी और किसी और की रोशनी में खुद को अंधेरे में नहीं देखूंगी।